भेड़ चाल में मत चलो, ये बात तुम्हें सबने कही होगी, लेकिन क्या तुम्हें किसी ने ये कहा है कि रैट ट्रैप में मत फंसो? मैं कहता हूँ तुम्हें आज कि रैट ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। तो भाई लोग कैसे हो तुम लोग, क्या हालचाल? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द रैट ट्रैप। ये रैट ट्रैप आखिर है क्या जो हमें अपने जाल में फंसा लेती है? दरअसल इस दुनिया में हर चीज जो तुम्हें लालच देती है वो एक रैट ट्रैप का काम करती है। जैसे पापा तुम्हें साइकिल का लालच देते हैं कि बेटा अगर इस बार तुम्हारे 95% आ गया ना एग्जाम में तो मैं तुम्हें साइकिल दिला दूंगा, और तुम फंस जाते हो। जॉब करना और सैलरी के रैट ट्रैप में फंस जाना। खैर तो चलो आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है द रैट ट्रैप। एक बार की बात है, एक आदमी घूम घूम कर तार से बना हुआ छोटा छोटा चूहेदानी बेच रहा था। जो कुछ भी सामान उसको दुकान से या फिर किसी बड़े फार्म से मिलता था उसको जोड़ कर तार का छोटा छोटा पिंजरा बनाता था और उसको बेचता था। लेकिन इस काम में उसे ज्यादा मुनाफा नहीं होता था, तो इसीलिए भूख से बचने के लिए वो छोटी मोटी चोरियां और कभी कभी भीख मांगा करता था। लेकिन फिर भी उसके बदन पे फटे पुराने कपड़े और उसके गाल धंसे होते थे। आंखों में भूख की चमक साफ साफ दिखाई देती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे आवारों के लिए जीवन कितना उदास और उबाऊ होगा, जो सिर्फ अपने ही विचारों में खोया हुआ सड़कों पे चलता रहता है। लेकिन एक दिन ये व्यक्ति ऐसे विचार में खो जाता है जो वाकई मनोरंजक थी। दरअसल ये अपने चूहेदानी के पिंजरे को देख रहा था और तभी अचानक इसके मन में एक विचार आता है, एक ख्याल आता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रैट ट्रैप नहीं तो और क्या है। ये देश, शहर, गांव, नदियां, पहाड़, ये सब के सब एक रैट ट्रैप है जो हमें अपनी खूबसूरती से ललचाते हैं और हम इसमें फंस जाते हैं। जैसे चूहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए एक रोटी का टुकड़ा, बटर का टुकड़ा या सुअर का मांस कुछ भी हम लगाते हैं जिससे चूहा उसकी तरफ खींचा चला आता है, और जैसे ही वो पिंजरे में घुसता है उसे खाने की कोशिश करता है वैसे ही पिंजरा बंद हो जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ भी होता है। हम पैसा पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन जैसे ही पैसा हाथ में आता है हम फंस जाते हैं। पैसा आया तो पता चला रूम का रेंट देना है, ये करना है, वो करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल करनी है, राशन भरना है, घूमना है, फिरना है, पार्टी करना है, और फिर 2-4 दिनों में पैसे समाप्त। और फिर से हम उस पैसे को कमाने के लिए दिन रात अपना एक कर देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी को एक्चुअली में रैट ट्रैप बोलते हैं। अगर मैं तुम्हारा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूं तो एक स्टूडेंट लाइफ भी रैट ट्रैप ही है। अच्छे मार्क्स लाना है, इसके लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, रट्टा मारते रहो, और फिर दूसरे क्लास में जाओ, वापस से अगली क्लास में जाओ, फिर से रट्टा मारो और अच्छे नंबर लाओ। हम बस अच्छे नंबर लाने के पीछे भाग रहे हैं। ये एक रैट ट्रैप नहीं है तो और क्या है यार? सही सही बताओ, तुम बस मार्क्स के पीछे भागते हो, कभी भी नॉलेज के पीछे नहीं भागते हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि ठीक है यार, मार्क्स जितना आता है आने दो, मुझे समझ में आ रहा है, मैं कुछ सीख रहा हूँ, यहाँ से नॉलेज ले रहा हूँ। नहीं, अपने को तो बस भैया मार्क्स चाहिए, बाकी सब गया चूल्ही में। जरा इस बात को गहराई से सोचना। हमारे पेरेंट्स भी हमें दाना देते हैं और फंसाने की कोशिश करते हैं। वो हमसे ऐसा कहते हैं, बेटा हो अगर एमरी 95% आगल का ना तो एगो फोन दिला देबो। और हम फोन पाने के लिए जैसे तैसे करके 95% लाने की कोशिश करते हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि हम उस क्लास में जो पढ़ रहे हैं उसे सीख रहे हैं या नहीं। खैर बहुत सी बातें हैं बोलने को, लेकिन खुद से तुम इस पर सोचना कि वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो वो जो व्यक्ति है ना जो चूहेदानी बेच रहा है, उसके लिए ये काम ना बहुत ही मनोरंजक काम हुआ करता था। वो रोड पर पैदल चलते रहता था और अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। फिर वो अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचने लगता है जिन्हें वो जानता है। वो ये सोचने लगता है कि किस तरीके से उसके रिश्तेदार भी इस रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं और कैसे कुछ लोग आने वाले समय में फंसने वाले हैं। इस दुनिया की जितनी भी खूबसूरत चीज है वो उनको अपने तरफ खींचने वाली है। और आप में से भी बहुत सारे लोग कॉलेज में जाते ही सुंदर सुंदर कन्याओं के जालों में भी फंसने वाले हो, तो भैया दूर रहना कन्याओं से। एक दिन अंधेरे शाम में जब वो रोड पे चल रहा था तब रोड के किनारे भूरे रंग का एक छोटा सा मकान उसे दिखता है। वो वहाँ जाता है और रात में रुकने की अनुमति मांगने के लिए दरवाजे को खटखटाता है। अंदर से एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जो अपने अकेलेपन से बहुत ही ज्यादा परेशान था। फिर वो चूहेदान बेचने वाला इंसान उससे अनुमति मांगता है कि क्या आज रात के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ। वो बूढ़ा इंसान भी खुशी खुशी उसको इजाजत दे देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अकेला था। तो वो सोचता है कि चलो कोई तो आया जो मेरे अकेलेपन को दूर कर सकता है। वो फटाफट रात के भोजन के तौर पे दलिया चढ़ा देता है और तंबाकू का एक छोटा सा टुकड़ा काटता है जो उसके मेहमान के हुक्के के लिए काफी था। अंत में उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली और अपने मेहमान के साथ सोने से कुछ देर पहले तक जोलिस खेलता रहा, मतलब उसके साथ ताश खेलता रहा। वो बूढ़ा इंसान अपने राज बताने में भी, अपने सीक्रेट्स बताने में भी उतना ही उत्सुक था जितना कि उसे दलिया और हुक्का पिलाने में था। वो बूढ़ा इंसान उससे कहता है कि वो एक क्राफ्टर था जो रैम्सजो आयरन वर्क में काम किया करता था, और फिर उसके बाद उसने खेती बाड़ी शुरू कर दी और अब उसके पास कुछ गाय हैं जिसका वो दूध निकाल कर और दूध बेचता है। तो वो बोलता है, क्या तुम दूध बेचते हो? दूध बेचने से कितना ही कमा लेते हो? और फिर उठकर वो खिड़की के पास गया जहां उसने एक थैले में 30 क्रोनर कमा कर रखे हुए थे। उस अजनबी को दिखाया और फिर उसी के नजरों के सामने उस थैले में रखकर उसने उस पैसे को वहीं पर टांग दिया।
अगले दिन सुबह दोनों जल्दी उठ गए। वो बूढ़ा मजदूर अपनी गाय को दूहने के लिए जल्दी से उठ गया था। तो इस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने भी सोचा कि जब घर का प्रमुख उठ गया है तो मैं क्यों सोया हुआ रहूं, मैं भी उठ जाता हूं। और फिर वो दोनों ही घर से साथ में ही बाहर आए। उस मजदूर ने गेट पे ताला लगाया और चाबी अपने जेब में रख ली। चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने उसका धन्यवाद किया, शुक्रगुजार किया और उससे विदा लेकर वहां से चला गया। लेकिन आधे घंटे बाद वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति वापस से आया और वो उस खिड़की के पास गया जहां पर पैसे टंगे हुए थे। उसने खिड़की के शीशे तोड़ दिए, चमड़े की थैली उतारी, उसमें से 30 करोड़ निकाला और अपने जेब में रख लिया और सावधानी पूर्वक उस थैले को वापस से उस खिड़की पे टांग दिया और वहां से रवाना हो गया। उसे अपने आप पे बड़ा गर्व हो रहा था। वो अपने आप को बहुत ही चतुर समझ रहा था कि देखो कुछ ही मिनटों में मैंने 30 करोड़ कमा लिए। वो बूढ़ा व्यक्ति 1 महीने में कमाया और मैंने तो बस कुछ ही सेकंड में कमा लिए। और फिर उसे ये भी एहसास हुआ कि अब वो सामान्य सड़क पे नहीं चल सकता है, मतलब कि नॉर्मल रोड्स पे वो नहीं चल सकता है, क्योंकि उसने चोरी की है और कभी भी कोई आकर उसे पकड़ सकता है। तो वो जंगल की तरफ मुड़ जाता है और कुछ घंटे तक जंगल में धीरे धीरे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर उसे एहसास होता है कि वो घूम फिर कर एक ही जगह पर वापस से आ जा रहा है। वो चाहे कोई भी रास्ता ले ले, घूम फिर कर वो वापस से उसी जगह पे आ जा रहा था। अब वो घबराने लगा, बेचैन होने लगा, उसकी हिम्मत टूट गई। शाम होने को आ गई थी लेकिन उसको जंगल से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था और उसे पेड़ और पेड़ के निकली हुई टहलियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। वो डर गया, थक गया, ऐसा लग रहा था कि अब तो बस मौत उसके सामने है। और फिर उसे उसके विचार का अनुभव हुआ, वो विचार जो वो कुछ दिन पहले ही सोच रहा था, रैट ट्रैप के बारे में। उसे ये अनुभव हुआ कि इस लालच ने उसे उस जाल में फंसा दिया है। अभी तक वो बस दूसरों को उस रैट ट्रैप में फंसता हुआ देख रहा था, लेकिन अब बारी उसकी थी। ये जंगल उसको किसी जेल की तरह लग रही थी जिससे वो बाहर निकल ही नहीं पा रहा था। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन इस जंगल से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। जैसे एक चूहा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन चूहेदानी से बाहर नहीं आ पाता है, ठीक उसी तरीके से ये चाहे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन उस जंगल से बाहर नहीं आ पा रहा था। और फिर उसे ये विश्वास हो गया कि वो इस रैट ट्रैप में फंस चुका है। इस 30 करोड़ की लालच में वो इस रैट ट्रैप में फंस चुका है। दिसंबर के अंतिम दिन थे और शाम बहुत ही जल्दी हो चुका था। ठंड और अंधेरे ने उसकी निराशा को बढ़ा दिया। वो समझ चुका था कि अगर जल्द ही मैं यहाँ से नहीं निकला तो निश्चित तौर से मैं मर जाऊंगा। थक हार के वो वहीं जमीन पर नीचे बैठ गया और जैसे ही वो अपना सर जमीन से टेकता है वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई देती है, किसी की ठोकर मारने की, पीटने की आवाज। निसंदेह ये एक लोहे को पीटने की आवाज थी। ये लोहे के कारखाने से आने वाली लोहे के चोटों की आवाजें थी। उसने सोचा कि कारखाने के पास लोग तो होंगे ही होंगे। उसने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और फिर से एक बार खड़ा हो गया और लड़खड़ाते हुए वो उस आवाज की ओर चल पड़ा। ये कारखाना कोई और नहीं बल्कि रैम्सजो आयरन वर्कर ही था, जिसे बंद हुए काफी समय हो चुका था और अब ये एक कारखाना बन चुका था जिसमें पिघलने वाली चीजें, रेलिंग मिल और भट्टी थी। क्रिसमस के पहले की एक लंबी अंधेरी रात थी जहां लोहार और उसके सहयोगी बैठकर वहां काम कर रहे थे। वो लोहे को गर्म करते, उस पे हथौड़ा मारते और फिर से उस पे चढ़ाकर कुछ कोयला रखते और फिर वापस से नीचे बैठ जाते। वो लोग ये काम थोड़ी थोड़ी देर पे करते थे। एक करता, फिर एक थक जाता तो दूसरा करता। लोहे की आवाजों के कारण लोहार ने तब तक इस बात पे ध्यान नहीं दिया जब तक कि वो चूहे बेचने वाला इंसान उसके पास आकर खड़ा नहीं हो गया। लोहे पीटने की आवाजों में लोहार को ये पता ही नहीं चला कि कब चूहे बेचने वाला इंसान जो है वो गेट के अंदर आकर उसके पास खड़ा हो गया। फिर लोहारों ने उसकी तरफ देखा लेकिन उन्होंने उतना रिएक्ट नहीं किया क्योंकि वो उन जैसा ही दिख रहा था। फटे पुराने कपड़े, बड़ी लंबी दाढ़ी और गर्दन में चूहेदानी। उनको ऐसा लगा कि शायद ये हम में से ही कोई एक है। उसने वहां रुकने की अनुमति मांगी और बड़े लोहार ने गर्दन हिलाते हुए उसे अनुमति दे भी दी। उस आवारा व्यक्ति ने भी कुछ नहीं कहा। वो उनसे बात करने थोड़ा ना आया था, वो तो बस यार वहाँ पर रुकने आया था, तो वो भी वहाँ से चला गया। उन दिनों रैम्सजो आयरन मिल का जो मालिक था ना, वो बहुत ही प्रसिद्ध इंसान था और वो मार्केट में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता था, इसीलिए अच्छे लोहे बेचता था। वो दिन रात अपने मिल पे आता था ये चेक करने के लिए कि उसके वर्कर्स जो है वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं। और स्वाभाविक रूप से वो उस रात को भी आया। उसने वर्कर्स को देखने से पहले, उनका आंकलन करने से पहले वो उस व्यक्ति के पास गया जो भट्टी के जस्ट नजदीक में था। उसके नजदीक जाते ही उसने उसे बड़े ध्यान से देखा। फिर उसने उस इंसान के चेहरे को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने के लिए अपनी नरम टोपी उतार दी और बड़े ही ध्यान से उसको देखा। निश्चित ही ये तुम हो नीलसोल्फ, तुम कैसे लग रहे हो? वो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति रैम्सजो आयरन मिल के मालिक को नहीं जानता था। उसने उन्हें पहले कभी भी नहीं देखा था, न ही उसे उनका नाम पता था। लेकिन उसे इस बात का पता लग गया था कि रैम्सजो मिल का मालिक जो है वो उसे कोई पुराना परिचित समझ रहा है।
पहले उसने सोचा कि इन्हें धोखा नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर वो उससे पुराना परिचित कोई समझता है तो शायद दया माया करके 2 करोड़ दे दे। और फिर उसने उसके पुराने मित्र बनने का नाटक किया। हाँ, भगवान जानता है मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तुम्हें फौज से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं उस समय तक सेवा में होता तो मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने देता। खैर निसंदेह अब तुम मेरे साथ घर चल रहे हो, ठीक है? बड़े जागीर जैसे मकान पर जाना और मालिक के द्वारा अपने पुराने फौजी साथी की तरह स्वागत किए जाना, इस बात से वो घबरा गया। वो ये सोचने लगा कि अगर मैं पकड़ा गया तो ये लोग पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। वो डरते हुए ऐसा बोलता है, नहीं, मैं वहाँ जाने का सोच भी नहीं सकता हूँ। वो उस 30 करोड़ के बारे में सोचने लगा। जागीर तक जाने का मतलब था कि अपने इच्छा से शेर के मुंह में जाना। वो तो सिर्फ इस भट्टी पे सोने आया था, एक रात गुजारने आया था और जहाँ तक हो पाए किसी को भनक लगे यहाँ से निकल जाना चाहता था। पर आयरन मिल के मालिक को लगा कि वो अपने इस बुरे कपड़े के कारण शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तो उसने सोचा कि थोड़ा इसको मनाते हैं, उसको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मैं कोई उतना भी अमीर नहीं हूँ, तो शर्मिंदगी महसूस मत करो। अरे आप ये नहीं सोचिए कि हमारा घर इतना शानदार है कि आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। तुमको तो पता ही होगा कि एलिजाबेथ मर चुकी है। मेरे लड़के विदेश में रहते हैं और घर पर सिर्फ केवल मेरी बड़ी बेटी है। हम लोग यही बात कर रहे थे कि इस बार क्रिसमस पे कोई नहीं रहेगा, लेकिन देखो ना, संजोग से तुम मिल गए। अरे चलो हमारे साथ घर चलो और हमारे क्रिसमस में 4 चांद लगा दो। अरे चलो चलो, शर्माओ नहीं, चलो। नहीं, मैं नहीं जा सकता। अरे चलो भी। नहीं, बोला ना, नहीं जा सकता। फिर उन्होंने उसे ज्यादा तंग नहीं किया और वर्कर के पास गए और वर्कर के पास जाके कहे कि लगता है कैप्टन वॉन स्टील आज रात तुम्हारे साथ ही यहाँ पर रुकना चाहते हैं। और फिर वो अपने आप पे हंसते हुए वहाँ से चले गए। लेकिन वर्कर को पता था कि ये इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं, वो वापस से आएंगे और इस कैप्टन को मनाएंगे। दरअसल रैमजो आयरन मिल का जो मालिक था ना, वो उस चूहेदानी बेचने वाले को कैप्टन वॉन स्टील समझ रहा था। अभी आधे घंटे भी नहीं हुए थे कि मिल के बाहर एक कार रुकने की आवाज आई। इस बार आयरन मिल का मालिक स्वयं नहीं आया था, बल्कि उसने अपनी बड़ी बेटी को भेजा था, ये सोचकर कि शायद बेटी की बात मान ले और हमारे साथ वो क्रिसमस पर आ जाएं। वो अंदर आई और उसके साथ साथ एक नौकर बड़ा फर वाला कोट भी लेके आया। वो सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी, पर विनम्र थी और शर्मीली लग रही थी। उसने देखा कि वो अजनबी पैर फैलाकर लेट गया है और एक कच्चा लोहा अपने सर के नीचे रख लिया है और उसने अपनी टोपी से अपने आंखों को ढक लिया है ताकि वो आराम से सो सके। वो लड़की उसके पास गई और उसकी टोपी हटाई। जैसे ही उसने टोपी हटाया वो एकदम से डर गया और उठ खड़ा हुआ। मेरा नाम एडला बिलमेंसन है। मेरे पिता ने घर आकर बताया कि आज रात आप यहीं पर रुकना चाहते हैं। तब जाकर मैंने यहाँ आने की और आपको घर ले जाने की अनुमति मांगी उनसे। कैप्टन, मुझे बड़ा दुख है कि आप इतनी मुश्किल में हो। उसने अपनी भरी आंखों से सहानुभूति के साथ उसकी ओर देखा और ये नोटिस किया कि वो इंसान डरा हुआ है, या तो उसने कोई चोरी की हो या फिर वो जेल से भागा हुआ है। उसने ऐसा सोचा क्योंकि इस तरह के इंसान ही इस कदर से डरते हैं। कैप्टन, आप विश्वास रखें, आप उतनी ही आजादी से हमसे दूर जा सकते हैं जितना आप यहाँ आए हैं। प्लीज बस आप हमारे साथ कल क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए चल लीजिए, प्लीज। उसने इतना फ्रेंडली वे में उससे कहा कि वो मना कर ही नहीं सका। वो उसके साथ आने के लिए तैयार हो गया। उसने उस फर कोट को स्वीकार कर लिया जो नौकर ने सिर झुकाकर उसे थमाया। जब वो जागीर की तरफ जा रहा था ना, तब उसे एक पल के लिए बहुत ही बुरा महसूस हुआ उस क्राफ्टर के लिए जिसके उसने अभी अभी पैसे चुराए थे। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि भला क्यों मैंने उस आदमी का धन लिया। अब मैं एक जाल के अंदर फंस चुका हूँ जिससे बाहर निकलना मेरे लिए असंभव सा हो गया है। अगले दिन क्रिसमस थी, तो जब आयरन मिल का मालिक नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो वो उस इंसान के बारे में सोच रहा था जिसे वो अभी अभी लेकर आए थे। उसने अपनी बेटी से कहा, पहले तो हमें उसकी थोड़ी हड्डियों पे मांस चढ़ाना होगा और फिर हमें उसके काम के बारे में सोचना होगा, बजाय इसके कि वो घूम घूम के चूहेदानी बेचे। हाँ पापा, ये अजीब बात है कि उनकी स्थिति इतनी गिर गई है, पर कल रात मुझे उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे पता लगे कि वो कोई शिक्षित व्यक्ति हैं। वो कैप्टन बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। अरे मेरी बेटी, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। जैसे ही वो साफ सुथरे कपड़े पहनकर आएगा, देखना तुम्हें वो कोई और ही लगेगा। कल रात वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। तुम देखना, उसके आवारे कपड़ों की तरह उसके आवारे तौर तरीके भी बदल जाएंगे। जैसे ही उन्होंने ये कहा वैसे ही दरवाजा खुला और वो अजनबी इंसान अंदर आया। हाँ, उसने साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन रखे थे। नौकर ने उसे नहा दिया था, उसकी दाढ़ी वाड़ी सब काट दी थी और बहुत ही अच्छे तरीके से वो उसे यहाँ लेकर आ गया था। उसने व्हाइट शर्ट और एक सुंदर सा कोट पहन रखा था, नीचे जूते थे और बहुत ही अच्छा प्रॉपर ढंग से तैयार होकर वो आया था।
उसके बाल भी कट गए थे और दाढ़ी भी कट गई थी। लेकिन जैसे ही आयरन मिल के मालिक ने उसे देखा वो एकदम भौंचक्का रह गया। ये बात साफ स्पष्ट थी कि उसकी आंखें धोखा खा गई थी। शायद अंधेरे में उसने उस इंसान को पहचानने में गलती कर दी और अब अजनबी ने कोई और इंसान बनने का नाटक नहीं किया। उसने कुछ ऐसा कहा, सर देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने कभी भी एक गरीब व्यापारी होने के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा आपसे। मैंने आपसे किसी और चीज का दावा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी की थी। वो तो आप ही थे जो मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आ गए। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे वहीं भट्टी पर सोने दीजिए, पर कोई बात नहीं है। मैं फिर से अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। चला जाता हूँ? ऐसे कैसे? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं कही कि तुम कैप्टन नहीं हो? देखिए मिस्टर, अगर आज आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो कल आप भी पुलिस के हवाले हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। आज मैं फंसा हूँ इस जाल में, कल आप फंसेंगे। ये जितनी भी कीमती और बहुमूल्य चीज दिख रही है, ये सब के सब चारे हैं। ये सब आपका मन लुभाएंगे और आप इस ट्रैप में फंस जाएंगे। जैसे एक चूहा रोटी के लालच में पिंजरे में फंस जाता है, वैसे आप भी फंस जाएंगे। समझ गए ना? अगर मैं जेल गया तो कभी न कभी आप भी जेल जाएंगे। ये बात इतनी भी बुरी नहीं थी। आज क्रिसमस का दिन है, चलो पुलिस को छोड़ देते हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो तुम यहाँ से निकल जाओ। जैसे ही वो अजनबी इंसान दरवाजा खोलकर जाने वाला था, वैसे ही उसकी बेटी बोलती है, मेरे ख्याल से आज उनको यहीं रुकना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि वो आज यहाँ से जाएं। तुम ये भला क्या कर रही हो? पापा, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाएं। हम एक अजनबी को पाकर कितने खुश थे। हमने साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट करने का सोचा था। अब वो आपका कैप्टन नहीं है तो क्या हुआ? वो हमारे मेहमान हैं। किसी भी इंसान को इस तरह से इनवाइट करना और फिर उनको भगा देना, ये तो गलत बात है ना। अब जब तक क्रिसमस खत्म नहीं हो जाता वो यहीं रहेंगे। क्या हुआ? वो अजनबी है तो हमारे गेस्ट ही ना। उसके पिता शांत हो गए। इसका मतलब ये था कि उसके पिता ने अनुमति दे दी थी। वो गई और उस अजनबी इंसान को वापस लेकर चली आई। वो ये भी सोच रही थी कि इन जैसे चूहेदानी बेचने वाले लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल है कि कहीं उनको शांति से जगह मिल सके। वो जहाँ जाते हैं वहाँ से लोग उन्हें भगाने लगते हैं। पूरे देश में ऐसा कोई स्थान नहीं होगा जहाँ वो चैन से रह सकें। उन्हें हमेशा गिरफ्तार होने का या उन पे सवाल उठाए जाने का डर रहता है। और वो अपने पापा से ये भी कहती है, मैं चाहती हूँ कि वो हमारे साथ एक दिन शांति से गुजार ले। पूरे एक वर्ष में केवल एक दिन, मतलब कि पूरे साल में सिर्फ एक दिन, क्रिसमस के दिन वो शांति से हमारे साथ रह ले, क्योंकि बाकी दिनों में वो जहाँ जाते हैं लोग वहाँ से उनको भगा देते हैं। तो बस एक दिन, आज के दिन वो शांति से हमारे साथ रह ले, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। तुम तो चर्च के फादर से भी ज्यादा ज्ञान देती हो। मैं केवल ये आशा कर सकता हूँ कि तुम्हें इस पे पछतावा न हो। वो लड़की उस अजनबी इंसान को डाइनिंग टेबल के पास ले आती है और कहती है कि बैठ जाओ और खा लो। वो व्यक्ति भी चुपचाप बैठ जाता है और खाना खाने लगता है और समय समय पे वो उस लड़की की तरफ देख रहा था, ये सोचते हुए कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या इसके पीछे कोई साजिश है? क्या पागलपन है इसके पीछे? इसके बाद उनकी क्रिसमस की शाम वैसे ही गुजरी जैसे कि हर साल गुजरती है। उस अजनबी इंसान ने उन्हें किसी भी तरीके से परेशान नहीं किया। वो दोपहर में खाना खाने के बाद सोफे पर लेट गया और सोया रहा। शाम में उसे क्रिसमस की पार्टी के लिए जगाया गया और फिर पार्टी खत्म होने के बाद वापस से वो सो गया। ऐसा लग रहा था कि इतनी शांति की नींद उसने पहले कभी भी नहीं ली थी, जैसा कि वो अभी ले रहा था। शाम को जब क्रिसमस ट्री को रोशनी से सजाया गया तब उसे फिर से जगाया गया। वो थोड़ी देर के लिए पलक झपकाते हुए वहाँ पर रहा। ऐसा लग रहा था कि क्रिसमस ट्री की मोमबत्तियों की जो चमक है उसकी आंखों को चुभ रही है। और जब उसने अपना खाना खत्म कर लिया तो मेज से उठा और वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे उसको थैंक यू और गुड नाइट बोलने लगा। पर जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचा थैंक यू बोलने के लिए, तो लड़की ने कहा कि उसके पिता का इरादा है कि जो कोट उसने पहना है वो उसे रख सकता है एज ए क्रिसमस गिफ्ट। उसे उस कोट को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर अगली क्रिसमस की शाम वो ऐसी ही जगह बिताना चाहता है जहां शांति से, आराम से वो सो सके, इस विश्वास के साथ कि उस पे कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, तो वो यहाँ आ सकता है। उसका पुनः स्वागत होगा। चूहेदान बेचने वाले व्यक्ति ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, बस वो उस लड़की को घूरता रहा। अगली सुबह आयरन मिल का मालिक और उसकी बेटी जो है वो चर्च चले गए ताकि वो अपने क्रिसमस का धार्मिक अनुष्ठान सही तरीके से कर सके। मतलब जो भी उनका परंपरा है वो अच्छे से कर सके, इसलिए जल्दी उठ गए और चर्च चले गए। उनका मेहमान सो रहा था तो उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जब वो 10 बजे चर्च से वापस आ रहे थे तब उस लड़की का मुंह बिल्कुल उतरा हुआ था। वो कार में एकदम सदमे में बैठी हुई थी, क्योंकि उसको चर्च में इस बात का पता चला कि लोहे के कारखाने के पुराने मजदूर में से एक के यहाँ एक ऐसे व्यक्ति ने चोरी कर ली है जो घूम घूम कर चूहेदानी बेचा करता था। हाँ, वो वही दाढ़ी वाला व्यक्ति था जो इनके यहाँ अभी रुका हुआ था।
घर पहुंचते से ही आयरन मिल के मालिक ने नौकर से पूछा कि वो आदमी अभी भी है या नहीं। साथ ही उसने नौकरों को ये भी बताया कि अभी अभी वो चर्च से सुनकर आ रहा है कि वो इंसान एक चोर है। तो नौकर ने बताया कि मालिक वो आदमी तो चला गया, लेकिन कुछ साथ में लेके नहीं गया है, बल्कि उल्टा कुछ छोड़ के गया है और कहा है कि मिस विल्मेंसन को दे देना, ये उनके लिए एक क्रिसमस का गिफ्ट है। एडला ने फटाफट उस पैकेज को खोला जो बहुत ही बुरी तरीके से लिपटा हुआ था, जिसे खोलने में उसे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। खुशी के कारण उसके मुंह से एक चीख निकल पड़ी। उसमें उसे एक छोटा सा चूहेदानी मिला जिसके अंदर 10 क्रोनर के 3 नोट थे और एक लेटर था। उस लेटर में बड़े बड़े अक्षरों में कुछ ऐसा लिखा हुआ था, सम्मानीय और श्रेष्ठ मिस साहिबा, क्योंकि आपने सारा दिन मुझे ऐसा अच्छा व्यवहार किया जैसे मानो मैं एक कैप्टन हूँ। बदले में मैं आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि मैं कोई असली कैप्टन हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पे आपको किसी चोर के द्वारा शर्मिंदगी उठानी पड़े, बल्कि आप ये पैसे सड़क के किनारे रहने वाले बुढ़े व्यक्ति को दे सकती हो, जिसके पैसे की थैली गरीब आवारा लोगों को लालच देने के लिए खिड़की से लटकी हुई रहती है। ये चूहेदानी उस चूहे की तरफ से एक क्रिसमस का उपहार है जो इस संसार के चूहेदान में फंस गया होता अगर उसे उठाकर कैप्टन न बनाया होता, क्योंकि इसके कारण उसके अंदर स्वयं को कलंक रहित करने की शक्ति आ गई है। मित्र भाव से लिखा गया, बड़े सम्मान के साथ, कैप्टन वॉन स्टेल। तो बस यहीं पर खत्म हो गई तुम्हारी ये कहानी, द रैट ट्रैप। जैसे कि वो चूहेदानी बेचने वाला इंसान इस रैट ट्रैप से निकल गया है, वैसे ही तुम भी इस रैट ट्रैप से निकल जाओ। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो नंबर के लिए नहीं बल्कि नॉलेज के लिए करो। नंबरों की जाल में मत फंसो और सुंदर सुंदर मोहित करने वाली लड़कियों के जाल में भी मत फंसो। समझ गए? क्योंकि भैया सब मोह माया है। अगर आपने अभी तक MCQ टेस्ट नहीं दिया है तो जाओ फटाफट ऐप डाउनलोड करो, MCQ बाई करो और जाके MCQ दो। बाकी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो जिसका नाम है RK की लाइंस। बाय बाय।